हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDAE 182 के वीडियो सेशन में। मैं आज आप लोगों से BHDAE 182 पुस्तक के इकाई 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करूंगा और आज के डिस्कशन की इस श्रेणी में हम लोग केवल 2 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने पहले प्रश्न को देख लेते हैं। और पहला प्रश्न ये है कि वर्ण की परिभाषा क्या है, हिंदी के स्वर व व्यंजनों को लिखिए। ये हमारा मूलभूत प्रश्न है, हम लोगों को इस पे अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा क्या है, अर्थात वर्ण क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बता रखा है। जब हम लोग चैप्टर एनालिसिस कर रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया था कि वर्ण क्या है। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके खंड अथवा टुकड़े नहीं हो सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसके खंड अथवा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। वर्ण को हम लोग कभी कभी अथवा हम लोग हमेशा से ही वर्ण को अक्षर कह के भी बुलाते हैं। अगर हम लोग विस्तार पूर्वक वर्ण की परिभाषा दे तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय हो और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, जैसे कि ओ, हर्षई, वो, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, को, खो, गो, ये सारी चीजें। दोस्तों, वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है और इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्द समूहों को मिलाकर वाक्यों की रचना होती है। और दोस्तों, स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। अगर हम लोग वर्ण को सही से नहीं समझते हैं, वर्ण को सही से नहीं पहचान सकते हैं, तो हम लोग शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले वर्ण के ऊपर अपनी पकड़ बनानी होगी। देखिए दोस्तों, मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं और वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग वर्णमाला भी कहते हैं। इस बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं, फिर कौन से उसके अंतर्गत स्वर वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दोबारा बता देता हूँ। तो अब आप लोगों के स्क्रीन पर है दोस्तों स्वर। यहाँ पर लिखा गया है ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर वर्ण है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। तो यहाँ पर जितने सारे वर्ण लिखे हुए हैं ये सभी व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य व्यंजन, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, योरोलव। फिर आता है ऊष्म व्यंजन, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। फिर आता है संयुक्त व्यंजन, अक्षत्र, ज्ञ, स्र। और फिर आते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसे हम लोग अतिरिक्त व्यंजन की संज्ञा भी देते हैं, ड़ और ढ। फिर आता है अनुस्वार और विसर्ग। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हिंदी के स्वर और वर्ण कौन कौन से हैं, उनको कैसे लिखते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे तो उनके प्रतीक चिन्ह दिखाई दे ही रहे हैं। स्वरों का प्रतीक चिन्ह ये है और व्यंजनों का प्रतीक चिन्ह ये है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो ये रहा दोस्तों दूसरा प्रश्न, और प्रश्न ये है कि स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अंतर को स्पष्ट करें। अर्थात ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि स्वर और व्यंजन ध्वनियों के बीच अंतर क्या है। हम लोग जो अपने मुख से स्वर अथवा व्यंजन ध्वनियों को निकालते हैं तो उनमें कौन कौन से अंतर देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तव में मनुष्य अपने मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है। उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने भीतर से विविध ध्वनियों को निकाल सके, और इन सभी बातों का ज्ञान मनुष्य को वार्तालाप के समय होता है। अर्थात जब मनुष्य बोलता है, एक दूसरे से बातें करता है, तभी उन्हें यह ज्ञान होता है कि उनके अंदर बहुत सारी ध्वनियों को बोलने की क्षमता है। दोस्तों, अभी तक जितनी भी ध्वनियां देखने को मिली हैं, अर्थात जितनी भी ध्वनियां बोली जाती है, उन सभी में स्वर तथा व्यंजन 2 प्रकार की ध्वनियां पाई जाती है। और ध्वनि संबंधी यह जो विभाजन है यह बहुत पुराना है। आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में स्वर और व्यंजनों के 2 वर्णों का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है स्वयं राजन्ते स्वराः अन्वक भवति व्यंजनम इति। अर्थात स्वर वे ध्वनियां हैं जो स्वयं उच्चरित हो सकती हैं, जबकि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चरित नहीं हो सकती। मैंने आप लोगों से इस बारे में पहले भी बात करी थी जब हम लोग चैप्टर 2 का एनालिसिस कर रहे थे। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं और स्वरों के उच्चारण में किन्हीं की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन जो है ये स्वरों पर निर्भर होते हैं। बिना स्वरों के मदद से व्यंजन की
रचना अथवा व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है, फिर भी मैं यहाँ पर प्रश्नों के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। और पतंजलि ने जो कहा था स्वयं राजन्ते स्वराः अन्वग भवति व्यंजनम इति, तो इस माध्यम से वो ये कहना चाह रहे थे कि स्वर जो है ये प्रधान होते हैं, जबकि व्यंजन जो है ये प्रधान नहीं होते हैं, अर्थात ये स्वरों पर निर्भर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्लॉक तथा ट्रैगोर स्वर और व्यंजन को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं अ वोवेल इज अ साउंड फॉर हुज प्रोडक्शन द ओरल पैसेज इज अनऑब्स्ट्रक्टेड सो दैट द एयर करंट कैन फ्लो फ्रॉम लंग्स टू द लिप्स एंड बियॉन्ड विदाउट बीइंग स्टॉप्ड। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख में किसी प्रकार का अवरोध न हो उन्हें स्वर ध्वनि कहते हैं। ऐसे में फेफड़े से आने वाले वायु प्रवाह ओष्ठ और उसके आगे कहीं भी अवरुद्ध नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, स्वर तथा व्यंजन में हम लोग अंतर इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वर का उच्चारण अकेले संभव है, जबकि व्यंजन का उच्चारण अकेले संभव नहीं है। इनके उच्चारण में हर परिस्थिति में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है और सभी स्वरों का उच्चारण हम लोग देर तक कर सकते हैं, किंतु व्यंजन में केवल संघर्षी व्यंजन ही ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण देर तक हो सकता है और बाकी के व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं हो सकता है। दुर्घेय और दुर्घेय को छोड़कर सभी स्वरों के उच्चारण में आवाज मुख विवर से गूंजकर सीधे निकल जाती है, किंतु व्यंजन में हमेशा अवरोध होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को सरल और वैज्ञानिक दोनों ही रूपों से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्वर ध्वनियों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनियों के सहयोग के बिना अबाधित रूप से, या फिर हम कह सकते हैं अबाधित रूप से जितनी देर तक चाहे संभव हो, उन्हें हम लोग स्वर की संज्ञा देते हैं। स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार माने गए हैं दोस्तों। सबसे पहले, जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील है, और इन क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है दोस्तों, उन्हें हम लोग अग्र स्वर कहते हैं, जिनमें हर्षई, दुर्गई, ए तथा अ आते हैं। जबकि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें हम लोग मध्य स्वर कहते हैं, जिसमें कि ओ स्वर आता है, ठीक है। तथा जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है दोस्तों, उसे हम लोग पश्च स्वर की संज्ञा देते हैं, और इनमें आते हैं हर्षय, दुर्घय, ओ तथा औ। अब जो स्वर ध्वनियों का दूसरा वर्गीकरण होता है दोस्तों, वो होता है जीभ का क्रियाशील भाग कितना उठता है इसके आधार पर। अब देखिए दोस्तों, यदि जीभ का विशिष्ट भाग बहुत ज्यादा उठा हो तो मुख विवर अत्यंत संकरा अर्थात समृद्ध होगा, और यदि वह नहीं के बराबर उठा हो तो मुख विवर बहुत खुला या विवृत होगा। तो अगर बहुत ज्यादा खुला हो तो उस समय हम लोग निकलने वाले ध्वनि को समृद्ध स्वर की संज्ञा देंगे, जबकि नहीं के बराबर उठा हो अर्थात खुला हो तो उस समय निकलने वाले स्वर को हम लोग विवृत की संज्ञा देंगे, जबकि इन दोनों के बीच में जो स्वर आते हैं उसे हम लोग अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध की संज्ञा देते हैं। हिंदी में आ जो है ये विवृत स्वर है, औ जो है ये अर्ध विवृत है, ए ओ अर्ध समृद्ध है, जबकि हर्षई, दुर्घय, हर्षय, दुर्घय समृद्ध स्वर है। अब तीसरा जो वर्गीकरण होता है दोस्तों स्वर का, वो होता है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, अर्थात ओठ की स्थिति क्या है उसके आधार पर। जब हम लोग स्वरों का उच्चारण करते हैं दोस्तों, उस समय ओठ की प्रमुख 2 स्थिति होती है, या तो वृत्ताकार होगी या फिर अवृत्ताकार होगी। तो ओष्ठ गोल आकार में बनने पर हर्षय, दुर्घय, ओ तथा औ का वृत्ताकार उच्चारण होता है, तथा शेष जितने भी स्वर होते हैं वो अवृत्ताकार उच्चारित होते हैं। तो ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर इस वीडियो सेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस गलती को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दे, ताकि मैं उस गलती को दोबारा से न दोहराऊं और फिर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं। जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये वाला जो वीडियो सेशन था ये काफी छोटा सा वीडियो सेशन था, क्योंकि इसमें जो 2 प्रश्नों पे डिस्कशन हम लोगों ने किए हैं वो काफी छोटे छोटे से थे, और इस वीडियो सेशन के पास बाद एक वीडियो सेशन और आएगा। उस वीडियो सेशन में हम लोग 1-2 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। दरअसल इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने नहीं करी है। उन सभी बातों की चर्चा, उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोग अगले अध्याय में जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन बेसिक पॉइंट था, मेन जो बेसिक थीम था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी जो भी
एक्स्ट्रा चीजें थी उन सभी बातों की चर्चा अगले चैप्टर्स में करी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर उन सभी बातों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अलविदा।